In this session, we're going to solve some questions of geography that has been taken from previous year serious examination. And as usual, we're going to solve these questions in a very detailed fashion. Therefore, please watch the video till the very end to get the most benefit out of it. Alright, so here we are, or we will solve some important questions of geography that has been taken from Series 1 2020. ठीक है, और हमेशा की तरह ये जो सोल्यूशन होने वाला है काफी डिटेल्ड फैशन में होने वाला है, तो आपको बहुत ज्यादा मजा भी आएगा। बहुत सारे क्वेश्चन लोग डिस्कस कर लेंगे एक क्वेश्चन के साथ ही। और अगर आप ये पहली बार हमारे चैनल पर आ रहे हो, therefore you should know a little bit about myself that I have cracked these many exams and अगर GS स्पेसिफिक एग्जाम्स के रिगार्डिंग बात करें तो कुछ ये और ये होने वाले हैं। And not just that, I also have a decent experience in teaching for the past 6 years in various offline and online coaching institutes. Rest, अगर आपको थोड़ा बहुत मेरे बारे में पता करना है, therefore you can of course check the description out as well. And if you are new here, please consider subscribing to this particular channel because we need your support and I really want you guys to be a part of this particular family. Alright, so the very first question is, in the region of eastern shore of Adriatic Sea, a cold and a dry wind blowing down from the mountains is called as. So try to attempt this question. In the meanwhile, मैं आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो, पहली बात तो यहाँ पर कोल्ड एंड ड्राई विंड के रिगार्डिंग बात की है। जैसे ही आप यहाँ पर विंड वर्ड समझेंगे ना, तो आपके दिमाग में एक चीज तो समझ आ जाएगी दैट दिस हैज बीन टेकन फ्रॉम लोकल विंड्स वाले टॉपिक से लिया है, जो कि हम लोग विंड सिस्टम में पढ़ते हैं या फिर कह लो कि क्लाइमेटोलॉजी वाले सेक्शन में पढ़ते हैं। अगर आपने एनसीईआरटी 11th की पढ़ी हो तब भी आपको मिल जाएगा, अगर आपने दी जीसी बियॉन्ड पढ़ी हो तब भी आपको मिल जाएगा, और यू हैव टेकन कोचिंग फ्रॉम समवेयर, देयरफॉर ये आपने टॉपिक डेफिनेटली डिस्कस किया होगा। इसके अंदर लोकल विंड्स के नाम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और कहां पर चलती है, कहां पर हवाएं चलती हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और उसी बेसिस के ऊपर यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया। वेल, पहले देखते हैं जरा एड्रियाटिक सी कहां पर आता है, बिकॉज दैट्स आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। सो अगर थोड़ा सा मैं रफ डायग्राम बनाने की कोशिश करूं, सो दिस इज काइंड ऑफ स्पेन, ठीक है। थोड़ा जस्ट डोंट टेक डायग्राम लाइक कोई प्रॉपर डायग्राम नहीं बनने वाला है, जस्ट टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट, इतना कह सकते हैं। और यहाँ पर आपका हल्का सा आ जाएगा आपका काइंड ऑफ इटली इज देयर, इटली कुछ इस प्रकार का देखने को मिल जाएगा, एंड देन देयर आर अदर कंट्रीज लाइंग हियर एज वेल। और यहीं से आपका शुरू हो जाता है आपका अफ्रीकन कॉन्टिनेंट विच गोज लाइक दिस एंड लाइक pretty much like this, ठीक है। इस प्रकार से आपका आगे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट स्टार्ट हो जाएगा। दिस इज अफ्रीका, दिस इज स्पेन, यहाँ पर आपका पोर्तुगल आ जाता है, देन आपका ऊपर आ जाएगा फ्रांस आ जाएगा, सॉरी थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, फ्रांस यहाँ पर आ जाएगा, देन यू हैव स्विट्जरलैंड हियर एंड देन यू हैव इटली हियर, एंड यहाँ पर आपकी बहुत सारी कंट्रीज आ जाएंगे, साइबेरिया इज देयर एंड अ लॉट ऑफ कंट्री, क्रोएशिया इज देयर ना, क्रोएशिया इज देयर एंड लॉट ऑफ कंट्रीज आर लाइंग हियर। अब फटाफट से देखते हैं यहाँ पर आता क्या है। देखो, मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर एड्रियाटिक सी। सो व्हाट इज एड्रियाटिक सी? एड्रियाटिक सी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, मतलब इटली और ये क्रोएशिया कह लो या फिर आप कह लो कि साइबेरिया तो यहाँ पर लैंडलॉक हो जाएगा, मतलब नॉट लैंडलॉक, लाइक इस सी के उसके अंदर एंट्री नहीं होगी, बट खैर उसके रिगार्डिंग बात नहीं करें। तो ये जो आपका सी आता है ना इटली के बीच में, और बाकी यहाँ पर जो कंट्रीज आ जाएंगे, बोस्निया वगैरह कंट्रीज आपके जो आ जाएंगे, इनके बीच में जो आपको बनता है, इसे बोलते हैं एड्रियाटिक सी, ठीक है। एंड व्हाट अबाउट दिस, ये आप लोग मुझे बताएंगे यहाँ पर कौन सा सी बनता है, यहाँ पर कौन सा सी बनता है। अगेन ये भी काफी इंपॉर्टेंट सा नाम है और ये काफी एग्जाम में पूछते भी रहते हैं, तो अभी बताएंगे ये वाला सी कौन सा बनता है। और अगर बात करें यहाँ पर बड़े जो बहुत ही बड़ा सा एक सी जो बनता है, उसे बोलते हैं अपन मेडिटेरेनियन सी बोलते हैं। सो अल्टीमेटली ये जो दोनों के दोनों सी होते हैं जाकर कनेक्ट करते हैं, मेडिटेरेनियन सी के साथ कनेक्ट करते हैं, ठीक है ना। थोड़ा सा ये डायग्राम अलग सा लग रहा है, बट एनीवेज थोड़ा सा आप इसको देख लीजिएगा। नाउ व्हाट अबाउट दीज, कौन सी आपकी यहाँ पर हवाएं कौन सी चलती हैं, ठीक है। तो जो अगर एड्रियाटिक सी के रिगार्डिंग बात करें तो डेफिनेटली बोरा इज राइट ऑप्शन, बोरा यहाँ पर करके आपकी हवाएं चलती हैं, कोल्ड एंड ड्राई विंड चलती है यहाँ पर एड्रियाटिक सी के अंदर, ये इसका आंसर बोरा। व्हाट अबाउट मिस्ट्रल, ये आपकी चलती है फ्रांस के अंदर, ये चलती है आपकी फ्रांस के अंदर, है ना, जबकि फ्रांस में चलती है। देखो मैंने इसलिए आपको फ्रांस हल्का सा लोकेशन में दिखा दिया। व्हाट अबाउट बाइस, सो दिस इज इन स्विट्जरलैंड, ये आपको स्विट्जरलैंड में देखने को मिलेगी, तो स्विट्जरलैंड का ऊपर आता है, तो स्विट्जरलैंड के अंदर देखने को मिल जाएगी, ऑस्ट्रिया भी इसके पास में आ जाएगा। एंड व्हाट अबाउट ब्लिजर्ड, देखो ब्लिजर्ड इस मैप पे नहीं देखने को मिलेगी आपको, बिकॉज ये आपकी चलती है कनाडा के अंदर, कनाडा के अंदर चलती है, ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ, बहुत आसान क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, ऐसा बताओ मुझे कि एरिया वाइज कनाडा किस नंबर पर आता है, किस रैंकिंग पर आता है अबाउट ऑल द कंट्रीज इन द वर्ल्ड, एरिया वाइज सबसे बड़ा आपका कंट्री कौन से नंबर पर आएगा, कनाडा, ठीक है। ये कमेंट में लिख के बताइएगा। देखो सारे क्वेश्चन मैं आपके सामने पूछता रहूंगा बिकॉज आपकी रिवीजन भी होती रहेगी, तो इस प्रकार से आप याद रखिएगा। देखो बहुत सारी आपकी, और ये तो आपकी कोल्ड एंड ड्राई विंड्स के एग्जांपल्स हैं। व्हाट अबाउट हॉट विंड्स के भी कुछ एग्जांपल याद रख लीजिए। देखो दो याद रख लो, एक तो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तो सहारा, ये बहुत एग्जाम में पूछी जा चुकी है और ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही आ चुका है सीरियस का। इसकी अंदर चलती है आपकी सिरोको, सॉरी
सिरोको करके हवा चलती है, एंड देयर इज अ विंड कॉल्ड एज, आपने सुना होगा चिनूक। ये भी सर पास्ट ईयर का क्वेश्चन है, आई थिंक 2021 में पूछा गया था क्वेश्चन। चिनूक इज इन यूएसए, या फिर कह लो कि यूएसए के अंदर अलास्का जो आता है ना पार्ट, वहां पर आपकी चलती है ये वाली हवा। ठीक है, कुछ हवा याद रख लीजिए इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए। ऑलराइट, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स जॉइन गंगा डायरेक्टली। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, और ये इंडियन ज्योग्राफी का बहुत ही क्लासिक क्वेश्चन है, बिकॉज रिवर्स से क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते ही आते हैं। रिवर्स एंड माउंटेन्स आर वेरी वेरी फेवरेट टॉपिक। ठीक है, तो ये तो आपको कवर करके जानी चाहिए एग्जाम के लिए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। चलो तब तक आप आंसर करते हो तो मैं आपको दिखा देता हूँ मैप के थ्रू। देखो ये आपको काफी कॉम्प्लेक्स आपको मैप लग रहा होगा। दिस इज एक्चुअली द रिवर सिस्टम। अगर हम देखें तो लेट मी जस्ट एक ओके चलो ब्लैक से लिख लेता हूं आपको। देखो ये दिस इज द गैंगेस रिवर, या फिर कह लो कि गंगा रिवर है ना, गंगा रिवर। तो गंगा रिवर आपकी ये आ जाएगी। ठीक है, इसके अंदर आपकी यमुना एक ट्रिब्यूटरी है। अच्छा बाय द वे देयर इज सम टर्म कॉल्ड एज लेफ्ट ट्रिब्यूटरी, राइट ट्रिब्यूटरी। तो सर अगर आप इस तरह से अगर डायरेक्शन की अगर जिस डायरेक्शन में हमारा रिवर फ्लो कर रहा है ना, उस डायरेक्शन में अगर आप अपना सर यहाँ पर रख लो एंड यू आर स्विमिंग इन दैट पर्टिकुलर डायरेक्शन, तो आपका लेफ्ट हैंड विल बी द लेफ्ट ट्रिब्यूटरीज एंड राइट हैंड विल बी द राइट ट्रिब्यूटरीज। तो अगर हम बात करें, यमुना इज द राइट ट्रिब्यूटरी रिवर ऑफ गंगा। ठीक है, अच्छा यमुना भी है, और यहाँ पर क्या आती है, सोन नदी भी आती है, सोन रिवर भी आती है। और यमुना की ही आपको देखने को मिल जाएगी बेतवा इज ऑल्सो ट्रिब्यूटरी ऑफ यमुना, नॉट द ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा। गंगा के अंदर अल्टीमेटली पानी जाएगा यमुना के थ्रू, बट एक्चुअल में अगर देखा जाए तो देखो ये जो बेतवा रिवर है वो आपकी यमुना में मिल रही है, गंगा में नहीं मिल रही है। एंड वेयर एज चंबल इज ऑल्सो इन ये यहाँ पे आपकी यमुना में मिल रही है, तो गंगा में तो नहीं मिल रही है। तो पूछा क्या क्वेश्चन में, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर डायरेक्टली वर्ड किया हुआ है, डायरेक्टली, तो डेफिनेटली आंसर क्या हो जाएगा, सोन नदी हो जाएगा। व्हाट अबाउट केन, केन के बारे में क्या करें, एक्चुअली में इस डायग्राम के ऊपर केन नदी दिखाई नहीं हुई है, बट बेतवा के जस्ट बाद यहाँ पर आपकी केन रिवर, ये भी आपकी यमुना की ही ट्रिब्यूटरी है। एक बार देख लेते हैं, देखो इस डायग्राम में दिखाई हुई है, दिस केन इज देयर, बेतवा इज देयर, एंड आपकी चंबल इज हियर, एंड सोन नदी आपके डायरेक्टली जा रही है, ये आपकी इसमें जा रही है, विच इज द गैंगेस रिवर। देख रहे हैं, तो दिस इज आंसर। आई होप आपको बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, प्लीज इनको याद रख लीजिएगा बहुत ही बढ़िया तरह से। ऑलराइट, नाउ ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन आया। दिस इज एक्चुअली ये आपका इकोनॉमिक पार्ट ऑफ ज्योग्राफी या फिर सोशल पार्ट ऑफ ज्योग्राफी का क्वेश्चन बन जाता है। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ द कमर्शियल एग्रीकल्चर। अब कमर्शियल एग्रीकल्चर का मतलब क्या होता है, देखो दो टाइप के एग्रीकल्चर होते हैं, आपने पढ़ा होगा डेफिनेटली। एग्रीकल्चर आपके दो प्रकार के होते हैं, एक होती है आपकी सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर, और एक होता है आपका कमर्शियल एग्रीकल्चर। कमर्शियल एग्रीकल्चर का मतलब क्या है, हम लोग वो एग्रीकल्चर या फिर हम उस प्रकार के कृषि या फिर उस प्रकार के उत्पादन कह लो है ना, प्रोडक्शन के अंदर इन्वॉल्व हैं, जिसके अंदर क्या कर रहे हैं हम लोग पैसे के लिए हम जो चीज उगा रहे हैं उसको बोलते हैं। सब्सिस्टेंस फार्मिंग का मतलब यहाँ पर क्या होता है, ये बहुत ज्यादा छोटे लेवल पर होती है। मतलब फॉर एग्जांपल आपने घर में अपनी क्यारी उगा रखी है, तो आपने देखने को मिला होगा कि आप क्या करते हो, अपने लिए, अपनी कंजप्शन के लिए, आप मार्केट में बेचने के लिए नहीं जा रहे। तो सर ये देखते हैं, ये सब्सिस्टेंस फार्मिंग क्या होती है, इसके अंदर क्या होता है, छोटे फार्मर्स जो होते हैं वो अपने खाने के लिए ही उगाते हैं, और अगर कुछ थोड़ा कुछ बच गया तो वो भी जाके मार्केट में बेच देंगे, बट उसके लिए ही नहीं उगाते हैं वो चीजें, है ना, अपनी कंजप्शन के लिए उगा रहे हैं, उसको बोलते हैं सब्सिस्टेंस फार्मिंग। और जो कमर्शियल यानी कि जो पैसे के लिए होती है उसे बोलते हैं आपकी कमर्शियल फार्म। ठीक है ना, इस प्रकार से। अब डेयरी फार्मिंग, डेयरी किसके लिए करते हैं, अब देखो अगर गाय भैंसे किसने रखी हुई है ना, कोई लोग तो सर 50 60 100 70 कितनी सारी रैंडमली बहुत सारी गाय भैंसे रख लेते हैं। तो डेयरी फार्मिंग डेफिनेटली कम्स अंडर द कमर्शियल एग्रीकल्चर। पर पूछा गया आपका नॉर्थ टाइप कुछ है, तो ये तो नहीं होगा। ग्रेन फार्मिंग मतलब व्हीट उगा रहे हैं, राइस उगा रहे हैं, व्हाटएवर द केस इज देयर, बाजरा, राई, जो भी आप उगा रहे हो है ना खेतों वगैरह के अंदर, उसके अंदर देखेंगे तो आपका ग्रेन इज ऑल्सो देयर, ये भी कमर्शियली आपका सेल किया जाता है। लाइफ स्टॉक फॉर एग्जांपल, लाइफ स्टॉक रैंचिंग, इसका मतलब क्या हो जाएगा आपका, लाइफ स्टॉक फॉर एग्जांपल आप देखते हो कि मुर्गी पालन हो रहा है, तो किस लिए होता है कि अल्टीमेटली इनको जाकर बेचा जाएगा, अल्टीमेटली वो अंडों के लिए हो, किसी के लिए भी हो, या फिर आप कह लो कि आपने बहुत सारे भेड़ वगैरह पाली है ना, व्हाटएवर द केस। तो लाइफ स्टॉक मतलब एनिमल्स वगैरह की जो हम लोग उगाते हैं फॉर द कमर्शियल, उगाते नहीं है, मतलब हम लोग क्या कहते हैं उनको ट्रीट करते हैं, उनको यू नो we give them proper nutrition and all to ultimately sell them for certain purpose, or to engage them in some kind of dairy activity or something or the other. तो सर ये भी क्या आपका कमर्शियली आपका डेफिनेटली होता है। और मैंने आपको भी बताया सब्सिस्टेंस फार्मिंग कौन सी होती है, इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर, वो एग्रीकल्चर होता है जो कि हम लोग अपनी कंजप्शन के लिए करते हैं। इतने बड़े नहीं होते हमारे लैंड्स कि हम लोग उसको यहाँ पर किसी भी और कमर्शियली हमको उसको एक्सप्लॉइट कर सकें, या फिर हम कमर्शियली उसको इंप्लॉय कर सकें किस चीजों के अंदर। तो डेफिनेटली नॉट अ टाइप के अंदर आपका डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। ये अलग सा क्वेश्चन था पर आपको मजा आएगा ऐसे क्वेश्चन करने में, ठीक है ना। चलो नाउ लेट्स टॉक अबाउट, ये भी थोड़ा सा डिफरेंट सा क्वेश्चन है। बोल रहा है कि यहाँ पर कौन सा ऐसा लैंड है, लैंड यूज कैटेगरी के अंदर नहीं आता, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लैंड यूज कैटेगरी। कौन सी लैंड यूज कैटेगरी के अंदर नहीं आती। अब लैंड यूज का मतलब क्या है,
मतलब लैंड का यूज करना है, एज सिंपल एज दैट। मतलब हम लोग इस प्रकार का कोई भी लैंड को हम लोग यूज कर सकें, या फिर यूजेबल लैंड कौन सा है उसके रिगार्डिंग बात कर रहे हैं। अब फॉरेस्ट लैंड इज यूजेबल लैंड, बिल्कुल है। फॉरेस्ट लैंड इज यूजेबल लैंड। आपको देखने को मिलता है फॉरेस्ट में क्या क्या नहीं मिल जाता है ना, तो इट इज डेफिनेटली यूजेबल लैंड। ऑलराइट, अब थोड़ा सा मैं दिख रहा हूँ ना अच्छे से, चलो कोई नहीं। तो फॉरेस्ट लैंड इज डेफिनेटली यूजेबल लैंड, तो यहाँ पर नॉट पूछा तो इसका आंसर तो बिल्कुल भी नहीं होगा, है ना। पैस्चर लैंड का मतलब क्या होता है, जो भी हम लोग ग्रेजिंग लैंड, इसको कभी कभार ग्रेजिंग लैंड भी बोल देते हैं, यानी कि जहां पर चरवाहे अपने, है ना, अपने जो भी मतलब भेड़ बकरियां हो गई, जो भी कुछ हो गए आपके, जो भी आपका लाइफ स्टॉक हो गया, उसको यहाँ पर चराने के लिए जाता है। तो पैस्चर लैंड, ग्रेजिंग लैंड, डेफिनेटली ये भी आपका यूज के लिए होता है, बिल्कुल यूज होता है। ये यहाँ पर ये भी आपका लैंड यूज कैटेगरी के अंदर नहीं आएगा। व्हाट अबाउट मार्जिनल लैंड, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। मार्जिनल लैंड का मतलब यहाँ पर क्या होता है, ये ऐसा लैंड होता है जो कि ऑलमोस्ट खत्म हो चुका होता है, मतलब इट इज ऑलमोस्ट नॉन प्रॉफिटेबल। मतलब इसके ऊपर आप कुछ भी कर लो तो ज्यादा प्रॉफिट नहीं होगा, या फिर ना के बराबर ही प्रॉफिट होगा। ऑलमोस्ट नॉन प्रॉफिटेबल, ऑलमोस्ट याद रखना, ऑलमोस्ट। व्हाट अबाउट बैरन के रिगार्डिंग क्या बात करें, तो बैरन लैंड वो होता है सर एकदम बंजर जमीन। तो बंजर जमीन से कोई प्रॉफिट हो सकता है, बिल्कुल भी प्रॉफिट नहीं होगा। तो ये ऑलमोस्ट वाला केस भी यहाँ पर नहीं होगा। वेस्ट लैंड का मतलब क्या होता है, देखो वेस्ट लैंड का मतलब भी ऑलमोस्ट बैरन लैंड ही होता है, बट वेस्ट लैंड इज, क्योंकि एंड लिखा हुआ है तो दिस इज समथिंग डिफरेंट। तो वेस्ट लैंड के अंदर क्या होता है कि ऐसा बैरन लैंड तो है, बंजर जमीन तो है, लेकिन इसको चेंज किया जा सकता है इन टर्म्स ऑफ लाइक किसी के अंदर यूज कैटेगरी के अंदर इस्तेमाल किया जा सकता है, अगर इसके ऊपर थोड़ा सा हम लोग क्या करें, मेहनत करें। बट फॉर द टाइम बिंग ये भी क्या होगी, आपकी वेस्ट कैटेगरी होगी। तो डेफिनेटली अगर पूछा जाए कि कौन सा आपका लैंड किसी प्रकार के यूज में शामिल नहीं हो सकता, तो बिल्कुल यहाँ पर आपका बैरन लैंड और द वेस्ट लैंड हो जाएगा। मैं पहले बता दूं, ये जो लैंड है ये खाली जमीन के तौर पे नहीं देख रहा, ये आपका एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से हल्का सोच रहा है, तो डेफिनेटली आप याद रखेंगे। तो दीज आर डी इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, चलो थोड़े अजीब से क्वेश्चन लगे होंगे आपको, बट लेट्स अब एक और अजीब सा क्वेश्चन देख लेते हैं। ये आपका ज्योग्राफिक फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द प्लांट्स एंड एनिमल डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ पर जियोग्राफिक बोल दिया मैंने, जियोमॉर्फिक फैक्टर्स पूछा गया। जियोमॉर्फिक का मतलब क्या होता है, जो भी एक प्लेस, एक लोकेशन से संबंधित फैक्टर्स होते हैं। मॉर्फिक मतलब एक तरह की लोकेशन, एक तरह का करेक्टर, और जियो मतलब इस पर्टिकुलर लोकेशन के रिगार्डिंग बात कर रहा है। तो एक लोकेशन स्पेसिफिक करेक्टरिस्टिक्स जो क्या होते हैं, आपके कुछ इन्फ्लुएंस करते हैं प्लांट्स और एनिमल की डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब एक जगह पर प्लांट्स और एनिमल ज्यादा होंगे और एक जगह पर नहीं होंगे। फॉर एग्जांपल अगर देखें तो राजस्थान के अंदर, अगर राजस्थान के अंदर जाओगे थार डेजर्ट के आसपास, तो वहां पर प्लांट्स बहुत ना के बराबर देखने को मिलेंगे। वेरास अगर हम यहाँ पर बात करें, लाइक अगर आप जहां पर भी और किसी जगह पर रह रहे हो, तो अगर प्लेन्स के रिगार्डिंग बात करें, या फिर हम लोग बात करें इवन माउंटेन्स के ऊपर बात करें, तो जो डिसेंट इनफ माउंटेन्स हैं, तो वहां पर भी आपको ये देखने को मिलेगा कि वहां पर क्या है, कंपैरेटिवली ज्यादा फ्लोरा एंड फौना या फिर प्लांट्स एंड एनिमल्स एग्जिस्ट करते हैं। ऐसा क्यों होता है, बिकॉज ऑफ जियोमॉर्फिक फैक्टर्स। अब जियोमॉर्फिक फैक्टर्स कई प्रकार के होते हैं। अब यहाँ पर पूछा है इसमें कौन से जियोमॉर्फिक फैक्टर्स हैं जो कि इसमें से रिस्पॉन्सिबल हैं फॉर इन्फ्लुएंसिंग प्लांट्स एंड एनिमल्स। जरा देखते हैं। देखो इसका आंसर मैं आपको सीधा बताता हूँ, बिकॉज ये क्वेश्चन ऐसा है ना कि ये वन ऑफ क्वेश्चन होते हैं, इसके लिए आपको पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ने की जरूरत नहीं होती। इसका ऑप्शन होता है आंसर नंबर डी। यहाँ पर स्लोप एंगल, स्लोप एस्पेक्ट एंड रिलीफ एंगल, तीनों के तीनों इंपॉर्टेंट होते हैं। अब सर रिलेटिव रिलीफ इज इंपॉर्टेंट। अब इसका मतलब क्या है, स्लोप एंगल का मतलब कितना होता है, स्लोप एंगल का मतलब ये होता है कि आपका हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल के ऊपर आपका लैंड है। फॉर एग्जांपल अगर आप माउंटेन्स के रिगार्डिंग बात करो, जो बहुत सारा हाइट माउंटेन्स है, तो उनका एंगल क्या होगा, हॉरिजॉन्टल लाइन से बहुत ज्यादा होगा। तो यार यहाँ पर आपको बहुत ज्यादा, इवन अगर आप जैसे माउंट एवरेस्ट पे जाओ, या फिर आप अभी अगर आप कोई और हाई माउंटेन्स पर जाओ, तो वहां पर आपको शायद पेड़ पौधे थोड़े बहुत दिख जाए, बट रेस्ट आपको फौना या फिर एनिमल डिस्ट्रीब्यूशन वहां पर बहुत ज्यादा कम देखने को मिलेगी, या फिर बहुत ज्यादा पॉपुलेशन जहां पे ज्यादा हाई नहीं होगी, राइट। ये कैसे आपको देखने को मिल जाता है। तो वैसे ही यहाँ पर क्या बोलते हैं, स्लोप एंगल बोलते हैं। बट स्लोप एस्पेक्ट ये बात करता है कि ज्योग्राफिक नॉर्थ, जो हमारे अर्थ का ज्योग्राफिक नॉर्थ होता है ना, उसके कंपैरिजन में उससे कितना एंगल बना रहा है ना। ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, बस इतना याद रख लो कि ज्योग्राफिक नॉर्थ से जितना एंगल बनता है उसे बोलते हैं स्लोप एस्पेक्ट बोलते हैं, ठीक है। ऑलराइट, एंड व्हाट इज रिलेटिव रिलीफ, ये बोलता है कि अगर कोई लैंड है, फॉर एग्जांपल ये लैंड है, ये लैंड बाजू वाले लैंड से, या फिर कह लो कि एडजेसेंट लैंड से कितना ऊपर है या कितना नीचे है, कितना ऊपर है कितना नीचे है। इसका मतलब क्या होगा, कितना एक्सेसिबल लैंड है, इसके रिगार्डिंग बात हो रही है। तो कोई अपने पड़ोसी लैंड से कितना ऊपर है कितना नीचे है, उसके रिगार्डिंग बात हो रही है, राइट, ऐसे करके। तो याद रखिएगा ये तीनों के तीनों फैक्टर्स हैं, थोड़ा सा याद रख लो इस टॉपिक्स को, बिकॉज ये क्वेश्चन कभी कभार एग्जैक्टली रिपीट हो जाते हैं, है ना। तो इतना समझ लीजिए, दैट इज मोर देन सफिशिएंट विद दिस क्वेश्चन। ऑलराइट, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। ये क्वेश्चन इज समथिंग जो कि आप लोग खुद ही आंसर करोगे, इसका आंसर बिल्कुल नहीं बताऊंगा। जैसा कि आपको बताया मैंने, हॉट विंड्स, वार्म विंड्स, सीजनल विंड्स, लोकल विंड्स, इनसे क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं। वैसे ही ओशियनोग्राफी जो आप चैप्टर पढ़ते हैं, या फिर आप जो फिजिकल पार्ट ऑफ ज्योग्राफी पढ़ते हैं, उसके अंदर आपका ओशियनोग्राफी के अंदर वार्म एंड कोल्ड करंट्स के ऊपर क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं। हालांकि यहाँ पर वार्म करंट्स के रिगार्डिंग पूछा गया, कोल्ड करंट्स इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। और ये आप डेफिनेटली आंसर कर लोगे, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, और बहुत ही बार रिपीट भी हो चुका है क्वेश्चन। इसमें एक आध करंट को, यहाँ पर दो करंट्स का पेयर दिया हुआ है, पर वहां पर सिंगल करंट्स के तौर पे पूछ लेते हैं।
बट एक चीज बताना चाहूंगा, यहाँ पर आपका वेस्ट विंड ड्रिफ्ट नाम का लिखा है, वेस्ट विंड ड्रिफ्ट नाम का लिखा है, ये जो है ये आपका एंटार्क्टिका के रीजन में आपको देखने को मिलता है, एंटार्क्टिका के अंदर देखने को मिलता है, और इसको सर्कम पोलर करंट बोलते हैं। सर्कम पोलर क्यों बोलते हैं? बिकॉज ये पूरे के पूरे पोल्स के आसपास आपका घूमता रहता है करंट, ठीक है, तो सर्कम पोलर बोलते हैं, सर्कम पोलर करंट बोलते हैं, सर्कम पोलर करंट बोलते हैं, बिकॉज पूरे पोलर सर्कमफ्रेंस को कवर अप कर देता है। सेकेंडली याद रखना, द लार्जेस्ट करंट एंटार्क्टिका, सॉरी दिस करंट के बारे में बात कर रहा हूं मैं, दिस इज द लार्जेस्ट करंट एग्जिस्टिंग, लार्जेस्ट करंट का मतलब क्या है? सबसे ज्यादा भारी मात्रा में जो आपके करंट्स मूव कर रहे हैं वो इस करंट के अंदर देखने को मिलेंगे, वेस्ट विंड ड्रिफ्ट देखने को मिलेंगे। और जैसा कि मैंने आपको बताया, यहाँ पर वार्म की रिगार्डिंग बात हो रही है, एंटार्क्टिका के दिमाग में आपको आई क्या होगा कि वार्म करंट है तो एंटार्क्टिका में क्या ही होगा, तो ये डी ऑप्शन तो यहाँ पर डेफिनेटली होने नहीं वाला। अब आपके सामने 3 ऑप्शन रह गए एंड डेफिनेटली यू कैन आंसर दिस क्वेश्चन। मैं जो भी यहाँ पर आंसर करेगा कमेंट के अंदर, आई विल गिव दी हार्ट, लेकिन सभी के सभी क्वेश्चन का आंसर करना पड़ेगा जो मैं पूछ रहा हूँ। तो मैंने अभी तक 2 या 3 क्वेश्चन पूछ लिए आपसे, तो आप सभी लोग नोट करते रहो और यहाँ पर वेट करते रहो एंड एक बार कमेंट कीजिएगा, या फिर बाद में एडिट भी कर सकते हो, व्हाटएवर द केस इज देयर, आई विल गिव द हार्ट टू द पर्सन आउट देयर, ठीक है। चलिए, इन द हेडली सेल, अच्छा जितने भी लोग आंसर करेंगे सबको हार्ट दूंगा, लेकिन आंसर करेक्ट होना चाहिए, ओके। इन द हेडली सेल थर्मल सर्कुलेशन ऑफ एयर राइजेस अप एंड फाइनली डिसेंड्स एट, अब ये पूछा गया है, हेडली के बारे में पूछा गया। अगर आपको याद हो, देखो मैंने कई बार इसके बारे में डिस्कशन भी किया है जहां भी मैंने पढ़ाया आपको, एनीवेज, तो आपने देखा होगा यहाँ पर 3 टाइप की सेल्स आपको देखने को मिलती हैं। अगर हम ये इसके रिगार्डिंग बात कर ले, तो यहाँ पर होती है आपकी हेडली सेल, फिर होती है आपकी फेरल सेल, और फिर आती है पोलर सेल। और मैंने बताया भी था क्या, हेडली फरार होकर कहां जाएगा? पोल के ऊपर जाएगा या फिर पाकिस्तान के पास जाएगा, है ना, जो भी आप याद रख लो। तो ये आप तरीके से याद रख सकते हो, बड़ा ये आसान सा तरीका है याद रखने वाला। तो यहाँ पर क्या आपकी हेडली सेल किस रीजन में लाई कर रही है? अब देखो ऑलरेडी यहाँ पर आप आंसर कर सकते हो, बिकॉज ये इक्वेटर के बहुत ज्यादा पास है, और इक्वेटर के पास कौन सा रीजन बनता है, कौन सा रीजन बनेगा, एनीवन? चलो देखते हैं। इसके लिए मैंने आपके लिए बहुत ही बढ़िया इमेज लगा के रखी हुई है, देखो दिस इमेज, यहाँ पर आपकी आती है हेडली सेल, यहाँ पर आपके देखने को मिल जाएगी, और उसके नीचे क्या आ रहा है, इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, जिसे हम लोग ICTZ भी बोलते हैं या ITCZ भी बोलते रहते हैं, या फिर हम कह सकते हैं यहाँ पर बिल्कुल यहाँ पर इक्वेटर लाइन भी यहाँ पर बिल्कुल पास में आती है। जिस तरह से हेडली सेल ऊपर बनेगा उस तरह से हेडली सेल नीचे ही बनेगा। अब इस डायग्राम में इतना सारा डाटा नहीं है, राइट, इतना सारा डाटा नहीं मिल रहा है ना, थोड़ा समझ नहीं पा रहे। देखो वैसे तो यहाँ पर हाई लिखा ही हुआ है, बट अगर इतना नहीं समझ पा रहे तो एक बार करते हैं, इस डायग्राम को देखते हैं। ये डायग्राम को और ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर देगा, क्योंकि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, दिस इज सब ट्रॉपिकल हाई। आई होप आप देख पा रहे हो ये लोग कि ये आपका क्या है, आपका सब ट्रॉपिकल हाई, जिसको हम लोग थोड़ा सा हॉट लैटिट्यूड के साथ भी हम लोग संपर्क कर लेते हैं। एक बार मैं दिखा देता हूँ आपको, जस्ट एक जूम करके, आई थिंक यू कैन जूम बाय योरसेल्फ एज वेल। देखो ये रहा, तो दिस इज सब ट्रॉपिकल हाई, एंड नीचे भी आपका क्या होगा, सब ट्रॉपिकल हाई होगा। तो डेफिनेटली जो पूछा गया वहां पर, दैट इज किस रीजन में आपका आएगा, दैट इज सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर सेल्स, या फिर हाई प्रेशर बेल्ट कह लो, उसके अंदर आपका देखने को मिल जाएगा। व्हाट अबाउट डोल ड्रम्स? ये डोल ड्रम्स क्या है, बड़ा इंटरेस्टिंग सा नाम लगता है। तो देखो ICTZ के बारे में तो हमने बात कर ली है ना, इसके बारे में हमने बात कर ली, मैं देख भी लगा के। व्हाट इज डोल ड्रम्स? देखो डोल ड्रम्स होती हैं आपके इक्वेटर को बोलते हैं, इक्वेटर के आसपास जो आपके रीजन बनते हैं उनको डोल ड्रम्स बोलते हैं। अब डोल ड्रम्स का अगर मीनिंग आप वैसे भी आपने इंग्लिश वगैरह में पढ़ा हो इस वर्ड का मतलब, इसके अंदर हम लोग इसे यूज करते हैं कि यार आई एम नॉट फीलिंग लाइक आई एम नॉट फीलिंग लाइक गोइंग आउट, द रीजन इज बिकॉज आई एम इनटू डोल ड्रम्स, ऐसे करके बोलते हैं। मतलब मेरा कुछ जाने का मन नहीं कर रहा है, आई जस्ट फील लाइक आई वांट टू रेस्ट, और मैं कुछ और करना नहीं चाहता, बस एक मुझे टाइम काइंड ऑफ वेस्ट सा करना है, आई जस्ट डोंट फील लाइक डूइंग एनीथिंग, है ना, उसको बोलते हैं डोल ड्रम्स, मतलब आलस काइंड की चीज कह लो, है ना। तो इक्वेटर के, और आपको पता है कि जो विंड्स चलती हैं, ये जो विंड्स होती हैं उनको काम विंड्स भी बोलते हैं, काम विंड्स भी बोलते हैं, फिर काम रीजन बनता है, ये कामर रीजन काफी ज्यादा होता है, और इसीलिए इसको डोल ड्रम्स के नाम पे जानते हैं। अब आप जैसे मैं याद रख लो, डोल से मेरे को तो जैसे याद है कि मेरे को ये याद आता है, डोला रे डोला करके गाना आता है ना, वहां से मुझे याद आता है डोल ड्रम्स करके, बिकॉज दैट सॉन्ग इज सो लाइक काइंड ऑफ अट्रैक्टिव काइंड ऑफ सॉन्ग है ना, कि बड़ा ही मतलब आपको ना एकदम से, मतलब अगर आपने सॉन्ग प्ले किया, देन यू विल कीप ऑन वॉचिंग दैट पर्टिकुलर सॉन्ग टिल द वेरी एंड, तो आपका कुछ और करने का मन नहीं करता, इज समथिंग लाइक दैट। बाकी कुछ भी आप याद रख लो, व्हाटएवर द केस इज दैट डोल ड्रम्स इज एग्जांपल द सेम, और इक्वेटोरियल ट्रफ्स वगैरह इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर यू कैन लीव दिस थिंग, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं सर, आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग, ओहो इंटरेस्टिंग सॉरी, ये भी क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है। देखो ये भी आपका एग्रीकल्चर बेस्ड क्वेश्चंस है, तो इस जो सीडीएस 1 2020 था, इसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चन एग्रीकल्चर बेस्ड आए थे, स्पेशली ज्योग्राफी के अंदर। और इवन अगर देखें तो इवन अभी तो इन्वायरमेंट की क्लास आपके लेकर नहीं है, इन्वायरमेंट के लेक्चर भी देखेंगे तो वहां पर भी आपको क्वेश्चन बहुत सारे इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सॉइल इज कैरेक्टरिस्टिक्ड बाय वेरी हाई कंटेंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर? किस सॉइल के अंदर बहुत ही ज्यादा ऑर्गेनिक कंटेंट आपको देखने को मिलेगा? तो इंटरेस्टिंग से क्वेश्चन है, जरा देखते हैं। शायद आप इसका आंसर ना कर पाओ, शायद आप इसका आंसर कर भी पाओ। देखो वर्टिसॉल कौन सी होती है? देखो सोल मतलब सॉइल, ठीक है, ओके, तो ये तो समझ आ गया ना, सब में सॉइल कॉमन है। वर्टिसॉल के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा? ये वो वाली सॉइल होती है जिसके अंदर आपकी क्ले कंटेंट बहुत ज्यादा होता है, क्ले कंटेंट बहुत ज्यादा होता है।
देन हिस्टोसोल कौन सी होती है सर आपकी, ये बिल्कुल सही है आपका ऑर्गेनिक मैटर, बी इज राइट ऑप्शन। यहाँ पर आप क्या होता है, ऑर्गेनिक मैटर बहुत ज्यादा होता है, यानी कि पेड़ पत्ते लताएं वगैरह इन सबसे क्या होंगे, टूट टूट कर गिर जाएंगी और यही क्या हो जाएंगी, मिट्टी में मिक्स हो जाएंगी एंड इट इज अ वेरी वेरी कौन सी हो जाएगी। अच्छा बताना ये वाली जो सॉइल होगी वो क्या कहते हैं एग्रीकल्चर पर्पस के लिए काफी अच्छी होगी कि या बेकार होगी, ऑफ कोर्स अच्छी होगी, ऑफ कोर्स अच्छी होगी, तो इट इज वेरी वेरी गुड फर्टाइल आपको देखने को मिल जाएगी। ये जेली सॉइल क्या होती है, देखो जेली सॉइल आपको पहाड़ी इलाकों पर देखने को मिलेगा यूजली, इसको इसके अंदर क्या होती है, परमाफ्रॉस्ट की लेयर बनती है, परमाफ्रॉस्ट की एक लेयर बन जाती है, परमाफ्रॉस्ट। अब परमाफ्रॉस्ट क्या होता है, देखो ये होता है कि जब आपकी क्या कहते हैं आपकी स्नोफॉल होती है, तो अगर बहुत एक ऐसी जगह ठंडे इलाका जहां पर स्नोफॉल कंटिन्यूस टाइम पर हो रही है, तो क्या होता है सॉइल के अंदर कुछ 2-1-3 मीटर तक सॉइल प्लस आइस का कॉम्बिनेशन वहां पर एग्जिस्ट कर जाता है। मतलब अगर आप कुछ खोदने लग गए कुछ, तो आपको आइस प्लस सॉइल का कॉम्बिनेशन से देखने को मिलेगा, उसे बोलते हैं परमाफ्रॉस्ट बोलते हैं, उसको बोलते हैं परमाफ्रॉस्ट बोलते हैं। और जो इस प्रकार की मिट्टी जो बनती है उसको बोलते हैं अपन जेली सॉइल बोलते हैं, ठीक है। ये स्पूडोसॉल इज नॉट वेरी मच रिक्वायर्ड फॉर यू, बिकॉज ये एक्चुअल में ना ये यूकलिप्टस यानी कि सफेदे वाले पेड़ जो होते हैं ना उसके पत्ते गिर जाते हैं, और आपको पता है वो कोई ज्यादा बायोडिग्रेडेबल तो होते नहीं है ना, तो उस प्रकार का जो मिक्सचर बनाता है उसे बोलते हैं स्पोडोसॉल बोलते हैं। ये देखो यहाँ पर इमेज में लगा रखी है आपकी, दिस इज जेली सॉइल, दिस जेली सॉइल दैट इज वही परमाफ्रॉस्ट वाली लेयर, ये आपको देखने को मिल जाती है। एंड दिस हिस्टोस्टोल, हिस्टोस्टोल आपको देखने को मिल रहा है। अगर आप याद करना चाहे तो ये आप बिल्कुल याद सकते हैं, एंटीसोल, एरिडसोल, देन आपकी ये इतनी इंपॉर्टेंट है पर्सनली, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। जी को जेलीसोल, एंटीसोल्स, एंटीसोल्स याद रख सकते हो आप लोग, मोलिसोल्स याद रख सकते हो आप लोग, एंड देन आपका हिस्टोसोल एंड वर्टिसोल, बस इतने याद रख लीजिए। बाकी अगर आपको ये इमेज चाहिए, देयरफॉर आई कैन स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत नहीं है, आपको शायद इतना क्लियर नजर आए, आप टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है, और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और साथ साथ में आपको पिंड कमेंट में मिल जाएगा, आप वो ज्वाइन कर लीजिए, मैं आपको वहां पर ये आपको बिल्कुल प्रोवाइड कर दूंगा दिस पर्टिकुलर इमेज ऑल टुगेदर, ठीक है। सॉरी थोड़ी सी मेरी तबीयत खराब है, तो ये माइट बी फीलिंग कि ये है ना बात पर ऐसे क्यों कर रहे हैं, एनीवेज सॉरी फॉर दैट। ऑलराइट, गांधी सोलर पार्क वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट है ना, गांधी जी के नाम पर आ गया। देखो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और मैंने कई बार इसके बारे में डिस्कशन किया है, मतलब पढ़ाते हुए। गांधी सोलर पार्क इज 150th बर्थ एनिवर्सरी जो थी, सॉरी 150th एनिवर्सरी जो थी, नॉट बर्थ एनिवर्सरी, जो गांधी जी की थी उस टाइम पर हमारे नरेंद्र मोदी जी द्वारा, यानी हमारे देश के ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मोदी जी द्वारा यहाँ पर ये लॉन्च किया गया था। कहां पर लॉन्च किया गया था, अराउंड 50 किलोवाट का आपका ये प्लांट था, सोलर प्लांट था, बिल्कुल सोलर पार्क तो लिखा ही हुआ है। और ये कहां पर किया था लॉन्च, कहां पर किया था, अब तक तो आपने आंसर कर ही दिया होगा, यूनाइटेड नेशंस के हेडक्वार्टर में यहाँ पर लॉन्च किया था। यूनाइटेड नेशंस का हेडक्वार्टर कहां पर है, न्यूयॉर्क के अंदर है। यूनाइटेड नेशंस फॉर्म कब हुआ था, दैट इज 24 अक्टूबर को फॉर्म हुआ था, इसीलिए क्या होता है आपका 24 अक्टूबर 1954 और 1944 को फॉर्म हुआ था, बिल्कुल ठीक है। और ये आपका क्या कहते हैं आपका ये एक सेकंड ना, 1945 तो नहीं, 1945 को फॉर्म हुआ था इतना, हाँ आई एम प्रीटी श्योर अबाउट इट, 1945 को फॉर्म हुआ था ये, ठीक है। और एक बार चेक कर लेना बाकी, है ना, मेरे ख्याल से इतना ठीक है। और ये जो फॉर्म हुआ था, सबसे पहली मीटिंग कहां पर हुई थी, सबसे पहली मीटिंग हुई थी आपकी सैन फ्रांसिस्को में मीटिंग हुई थी। ये क्वेश्चन पुराना एफकैट का क्वेश्चन है, पुराना एफकैट मतलब इतना भी नहीं, 2020 के अंदर पूछा गया था क्वेश्चन भी एफकैट के अंदर, ठीक है, याद रखिएगा। सैन फ्रांसिस्को में पहली मीटिंग हुई थी। अच्छा कौन है इनके इस टाइम पर प्रीमियर सबसे टाइम पर हेड कौन है, तो उनका नाम है आपका एंटोनियो गुटारेस, एंटोनियो गुटारेस, गुटारेस इज द हेड ऑफ इट, ठीक है, याद रखिएगा। तो बड़े इंपॉर्टेंट से है। अच्छा व्लादिवोस्तोक भी जा चुके हमारे प्राइम मिनिस्टर, है ना, हमारे थिम्पू भी जा चुके हमारे प्राइम मिनिस्टर। हाउस्टन शायद मेरे को लगता है नहीं गए, बट आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट इट, बट ये सब जगह घूम चुके हैं। व्लादिवोस्तोक आपको रशिया में देखने को मिलेगा। थिम्पू कहां पर देखने को मिलेगा, किसकी कैपिटल है, ये आप लोग मुझे बताएंगे, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट लोकेशन है और वो एकमात्र ऐसा कार्बन न्यूट्रल कंट्री है, कार्बन न्यूट्रल एक्चुअली कार्बन नेगेटिव कंट्री इन द वर्ल्ड, ठीक है, बताएंगे आप इसके बारे में, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। चलो Now, which of the following climate types is found in central Spain? Central Spain के अंदर कौन सी क्लाइमेट देखने को मिलती है? अब देखिए ये जो क्वेश्चंस है ना, ये आपको कोपेन क्लासिफिकेशन से रिलेशन रखते हैं, और कोपेन क्लासिफिकेशन यूपीएससी का और स्पेशली सीडीएस और सीएपीएफ का फेवरेट क्वेश्चन है। ऑलमोस्ट हर साल क्वेश्चन वहां पे पूछे जाते हैं। अब देखो यहाँ पर इस प्रकार का क्वेश्चन आया है, आप डेफिनेटली मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ 2020 आप सीएपीएफ का पेपर उठा के देखना, वहां पर आपको उसके जो कोडिंग्स होते हैं, उसके जो न्यूमेरिक्स होते हैं, उसके बेसिस के ऊपर आपके क्वेश्चन पूछा गया होगा। और अगर सीएपीएफ में इस प्रकार का क्वेश्चन आ गया होगा, तो आपका यहाँ पर आपका बिल्कुल रिवर्सल टाइप का क्वेश्चन पूछता है। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, अगर आप इसको टेबल को याद रख पाओ, वो टेबल भी आपको टेलीग्राम में प्रोवाइड कर दूंगा मैं। देखो यहाँ पर आपका ये टेबल है, तो यहाँ पर हम बात करें स्पेन के रिगार्डिंग बात करें, और अगर मैं आपको स्टार्टिंग ऑफ द क्लास में पहला क्वेश्चन अगर आपने देखा ही हो, तो स्पेन कहां पर लाई करता है आपको हल्का आइडिया हो गया हो, तो आपको मैंने ये भी बताया था कि मेडिटेरियन सी के बिल्कुल पास में आता है। तो बिल्कुल देखो मेडिटेरियन क्लाइमेट है ना, बिल्कुल वैसे क्लाइमेट आपको देखने को मिलता है, वार्म टेम्परेट क्लाइमेट के आसपास आपका आता है, और इसके लिए जो कोड होता है वो CS होता है, और ड्राई हॉट समर्स आपको देखने को मिलती है। तो ये बिल्कुल मेडिटेरियन क्लाइमेट इज राइट ऑप्शन।
सर बहुत सारे केसेस में आपको बहुत सारा गूगल वगैरह आप करोगे तो शायद आपको ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल देखने को मिल जाए, पर ये ऑप्शन गलत है, ये ऑप्शन नहीं होता। मेडिटेरियन वाला क्लाइमेट आपको देखने को मिलेगा एज पर द एनसीईआरटी। एनसीईआरटी के अंदर क्लियरली मेंशन भी है, आप जाके देख भी सकते हो इसके रिगार्डिंग। ओके, तो ये बिल्कुल कौन सा आ गया आपका, दैट इज मेडिटेरियन ड्राई हॉट समर इज द राइट ऑप्शन फॉर इट। ह्यूमिड कन्वेंशन वाला ये नहीं आएगा, और ये तो आपका सब आर्टिक, ये तो बिल्कुल ही गलत है, बिकॉज आपको पता है पोल्स के रिगार्डिंग बात हो गया। आर्टिक मतलब पोल्स है ना, आर्टिक और अंटार्कटिक मतलब पोल्स, तो स्पेन तो पोल्स पे आ ही नहीं है ना, तो इस तरह का आपका एटमॉस्फेयर हो भी नहीं सकता, तो ये तो बिल्कुल गलती हो जाएगा। ठीक है, एंड सब ट्रॉपिकल स्टेट पे, चलो ये भी आपका नहीं होता है ना, एक तो ऑप्शन आप इजीली एलिमिनेट कर सकते हो, राइट। एनीवे, ये तो मैं आपको प्रोवाइड कर ही दूंगा, टेंशन की बात नहीं है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्या पूछता है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स डज नॉट ड्रेन इनटू द ब्लैक सी। ब्लैक सी के अंदर कौन सा रिवर यहाँ पर नहीं गिरता। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। वर्ल्ड ज्योग्राफी इट्स वेरी ह्यूज। अगर आपने क्वेश्चन पढ़ा है देयरफॉर तो आपको समझ आप इजीली कर सकते हो इसका आंसर, अदरवाइज आप आंसर करने में आपको दिक्कतें आएंगी डेफिनेटली। ठीक है ना, चलो देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। ब्लैक सी में कौन सा रिवर नहीं जाता है। देखो पहले बात करते हैं यहाँ पर वोल्गा, एक्चुअली में इसका आंसर वोल्गा ही है, इस रिवर का आंसर वोल्गा ही है। अब वोल्गा रिवर जो है ये आपकी यूरोप की आपको देखने को मिलेगी सबसे बड़ी, सबसे लॉन्गेस्ट रिवर जो आपकी है, दैट इज वोल्गा इटसेल्फ, एंड अलोंग विद दैट ये आपकी लार्जेस्ट रिवर भी है। अब लार्जेस्ट रिवर किस प्रकार की है, क्या वॉल्यूम से ज्यादा पानी लेकर जाती है, नहीं, लार्जेस्ट रिवर तो है, पर लार्जेस्ट रिवर किस टर्म्स में, ड्रेनेज के टर्म्स में, यानी कि जब जो पानी अपना जाकर अल्टीमेटली जाकर पानी गिराती है किसी भी सी में, किसी ओशन में, व्हाटएवर द केसेस, जहां पर आपके पानी जाकर गिराएगी, उस केसेस के अंदर सबसे ज्यादा पानी जाकर गिराती है। तो ड्रेनेज के मामले में ये आपके जो है आपका सबसे बड़ी सबसे लार्जेस्ट रिवर आपकी आती है इस हिसाब से। और सेकंड लार्जेस्ट रिवर कौन सी है, दैट रिवर इज द दानुबे। अब इसको मुझे पता नहीं, इसको दान्यूब बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्रोनाउंसिएशन मुझे पता नहीं, बट ये आपकी रिवर जो है आपकी डेफिनेटली दिस इज द सेकंड लार्जेस्ट रिवर ऑफ यूरोप। पर इसमें से सेकंड लार्जेस्ट रिवर ऑफ यूरोप। ओके, नाउ बट यहां पर क्वेश्चन क्या पूछा है कि ब्लैक सी में कौन सी गिरती है, जरा एक बार देखते हैं, मैप देख लेते हैं। देखो ये आपका ब्लैक सी आ गया, ये आपका ब्लैक सी आ गया, और नीचे कौन सा आएगा आपका मेडिटेरियन सी आ जाएगा, ये ऊपर कौन सा आपका सी ऑफ एज़ोव आ रहा है, सी ऑफ एज़ोव आ रहा है। अब जरा देखते हैं दानुबे रिवर ये कहां पर गिर रही है आपकी, डेफिनेटली ब्लैक सी में गिर रही है। देन आपने पूछी नाइपर और डिनाइपर रिवर, ये भी आपकी कहां गिर रही है, आपकी ब्लैक सी में गिर रही है। अगर हम बात करें द अदर रिवर वाज, एक सेकेंड ना, ये रिवर कौन सी थी आपकी दूसरी, डॉन रिवर एंड आपकी वोल्गा रिवर, राइट। ओके, तो डॉन रिवर आपकी कहां पे गिर रही है, आपकी सी ऑफ एज़ोव में गिर रही है, और एज़ोव से अल्टीमेटली कहां पर पानी आ रहा है, ये दोनों बिकॉज दीज आर कनेक्टेड, बहुत ही ज्यादा कनेक्टेड आपस में एक चैनल के थ्रू, तो ये आपका कहां पर आ रहा है, ब्लैक सी के अंदर ही पानी आ रहा है, तो इनडायरेक्टली ये भी आपकी यहीं पर आती है। व्हाट अबाउट वोल्गा रिवर, तो वोल्गा रिवर एक्चुअली अपना पानी कहां पर गिराती है, ये गिराती है आपका कैस्पियन सी के अंदर। अब कैस्पियन सी के बारे में तो आपको पता ही है। अब कैस्पियन सी इज एक्चुअली नॉट अ कैस्पियन सी बट इज रादर अ लेक, ये आपका लेक आता है, और जो लेक आता है ये कौन सा आपका लेक, कोई आम लेक तो नहीं है, दिस इज अ ब्रैकिश वाटर लेक, या फिर कह लो कि आपका सॉल्ट वाटर लेक आता है, ब्रैकिश वाटर लेक आता है, इस ब्रैकिश वाटर लेक, और जिसको बोलते हैं सॉल्ट वाटर लेक भी बोलते हैं, है ना, इस प्रकार से। और ये दुनिया का सबसे बड़ा ब्रैकिश वाटर लेक या फिर सबसे बड़ा सॉल्ट वाटर लेक है, दिस इज द लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक इन द एंटायर वर्ल्ड। ठीक है, अच्छा दो क्वेश्चन आपसे और पूछ रहा हूं, एक आपका दुनिया का सबसे बड़ा फ्रेश वाटर लेक कौन सा है, ये आप मुझे बताएंगे, एक क्वेश्चन आपका ये हो गया। और दूसरा क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूं, सॉल्ट के रिगार्डिंग बात की है ना, दुनिया का सबसे सॉल्टिएस्ट वाटर लेक कौन सा है, सॉल्टिएस्ट वाटर लेक कौन सा है, सॉल्टिएस्ट वाटर लेक कौन सा है, ये भी आप मुझे बताएंगे, सॉल्टिएस्ट वाटर लेक कौन सा है आपका, ये आप मुझे बताएंगे। क्वेश्चन ये और क्वेश्चन ये, ठीक है, तो ये आपको पता होगा, मेरे ख्याल से आपको पता लग गया होगा आपको, दिस इज गुड इनफ। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। ये क्वेश्चन देखो आपके लिए होमवर्क है ना, ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है। इन इंडिया हाउ मेनी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज हैव मोर देन 2 इंटरनेशनल बाउंड्रीज, कितने स्टेट्स की 2 से ज्यादा इंटरनेशनल बाउंड्रीज हैं। वेरी वेरी इजी क्वेश्चन, वेरी वेरी इजी क्वेश्चन, और ये 2020 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था, समझ सकते हो आप क्यों पूछा गया था, बिकॉज एक थोड़ा सा रिसेंट चेंज आया था यूनियन टेरिटरीज के नंबर में हमारे देश के अंदर, तो यू कैन डेफिनेटली आंसर दिस वेरी क्वेश्चन, वेरी वेरी इजी क्वेश्चन ऑल टुगेदर। All right, so with this हमारे क्वेश्चन खत्म होते हैं आज के। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो टिल द वेरी एंड। अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी दिक्कत हो, एनी क्वेश्चंस आर देयर, दैट फिर आल्सो ऑलवेज अप्रोच मी इन द कमेंट सेक्शन। थोड़ा सा बीमार चल रहा था मैं, तो मैं यहाँ पर वीडियो नहीं लेकर आ पाया, इवन टुडे आई एम नॉट फीलिंग दैट वेल, बट यस मैं जैसी कोशिश करूंगा जब मैं बिल्कुल फिट एंड फाइन हो जाऊं तो मैं एकदम आपके लिए बहुत ही बढ़िया कंटेंट आपके लेकर आए, और बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे।
इस वीडियो के पिन कमेंट के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा टेलीग्राम का लिंक, प्लीज को ज्वाइन कर लेना, बिकॉज आफ्टर अ कपल ऑफ वीडियोस मैं पूरे के पूरे पेपर की एक विद द आंसर्स आपके मैं सोल्यूशन वहां पर डाल दूंगा, एंड विल ऑल्सो एक्चुअली हम लोग सॉल्व करते हैं ऑलमोस्ट 2 से लेकर 4 क्वेश्चन, हम लोग 2-4 के आसपास क्वेश्चन हम लोग डेली मैं वहां पर पोस्ट करता हूं, आप लोग उसको आंसर कर सकते हो, बहुत ही ज्यादा मजा आता है उन क्वेश्चंस के रिगार्डिंग, और आपकी एक इस एज इफ लाइक अ मॉक टेस्ट की तरह हम लोग वो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, और आप देख सकते हो कि इसका कितना आंसर सही है, किसका आंसर सही नहीं है, and this questions are usually based on the previous year questions that occurred in various other examinations. So thank you so much for watching this video till the very end. See you in the next time. Till then guys, take care and हमेशा की तरह जय हिंद. Are we going to set this parade ground on fire? Yes, sir! How's the George? How's the George? How's the goddamn George?